जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस सेशन में हम लोग बात करने वाले विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था यानी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे और पूरे डिटेल में जाकर के पूरे विस्तार रूप से समझने का प्रयास करेंगे। जो जो प्रशासन व्यवस्था में यहाँ पर लागू किया गया था उसके बारे में बिल्कुल विस्तार से समझ लेंगे। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि जैसे यहाँ पर कोई भी शासन को चलाने से पहले हमें अगर बात करें कि हमारा राज्य है और हम उस राज्य में शासक हैं, तो उस राज्य को चलाने के लिए उसको डिवाइड करना जरूरी पड़ता है ताकि हमारे व्यक्ति वहाँ पर काम कर सके और हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो मिलता रहे कि हमारा शासन जो है वो किस प्रकार चल रहा है। अगर कोई एक देश का प्रधानमंत्री है तो वो अकेला पूरे देश को नहीं चला सकता, बल्कि उनके द्वारा जो है बहुत सारे व्यक्तियों को लगाया जाता है देश को संभालने के लिए, और कुछ में डिवाइड भी किया जाता है। तो जैसे एक ये साम्राज्य है तो उसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते हैं ताकि, और मेन जो सेंट्रल बॉडी जो होता है वो शासक होता है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट की तरह यहाँ पर काम किया जाता है उसके पदाधिकारी के तौर पर। तो जैसे राज्य जो था उसको मंडलम कहा जाता था। आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में राज्य को किस नाम से जाना जाता था, तो मंडलम के नाम से जाना जाता था। और राज्य के नीचे जो होता था वो नाडु होता था। नाडु का मतलब जिला, और उसके नीचे बात करेंगे तो उप जिला यानी स्थल, और उसके नीचे जो होता था ग्राम, यानी राज्य नाडु स्थल ग्राम और मंडलम जिला उपजिला ग्राम। तो इस प्रकार जो है इसको विभाजित किया गया था दोस्तों। आपको यहाँ बताने के पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लेकर आ सकें और आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और नॉलेज को भी आपको इंक्रीज कर सके। तो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं दोस्तों कि राज्य के नीचे नाडु, नाडु के नीचे स्थल और स्थल के नीचे ग्राम। राज्य को ही मंडलम, नाडु को ही जिला और स्थल को जो है उपजिला कहा जाता था। तो ये कुल मिलाकर बात थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं विजयनगर के प्रशासन के बारे में। तो यहाँ पर जो था दोस्तों वो राजतंत्रात्मक और वंशानुगत व्यवस्था स्थापित की गई थी। राजतंत्रात्मक मतलब राजा का शासन यहाँ पर चलता था, जो बिल्कुल सही है। और वंशानुगत यानी राजा के रहे बेटा बेटी, जो भी मतलब राजा के बेटा उसका पुत्र के तौर पर वंशानुगत चलते रहता था, अलग से कोई शासक नहीं बन पाता था। तो ये वंशानुगत व्यवस्था यहाँ पर स्थापित की गई थी। तो ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि राजतंत्रात्मक और वंशानुगत, और इसकी सहायता के लिए, राजा के सहायता के लिए मंत्री परिषद तो बनाई जाएगी, तो ये तो आम बात है। तो मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी उसकी सहायता के लिए। और शासन को चलाने के लिए जो था उस साम्राज्य को प्रांत के तौर पर विभाजित किया गया था। प्रांत के तौर पर विभाजित किया ही जाता था, हर साम्राज्य को लगभग प्रांत के तौर पर विभाजित किया जाता था। और प्रांत के जो प्रमुख होते थे उसको प्रांतपति के नाम से जाना जाता था। कितना अच्छा नाम है, प्रांतपति। तो आपको याद रखना होगा कि विजयनगर साम्राज्य में प्रांत को चलाने वाले व्यक्ति को या प्रांत के प्रमुख व्यक्ति को क्या कहते थे, तो प्रांतपति कहा जाता था। और उस प्रांतपति का कुछ अधिकार होता था, और उस प्रांतपति को कौन प्रांतपति बनता था, तो प्रांतपति जो बनता था वो राजा के रिलेटिव्स लोग होते थे, जितने भी सगे संबंधी होते थे, भैया हमरो बना दो प्रांतपति तो बन जाएगा वहाँ पे। तो राजा के सगे संबंधी जो रिलेटिव्स वगैरह होते थे उन्हीं को प्रांतपति बनाया जाता था, और वो प्रांत के प्रमुख होते थे। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। प्रांतपति के पास जो है वो कुछ अधिकार भी होते थे, वो कुछ करने का भी उसके पास एक राइट होता था। और प्रांतपति को ऐसा बोला जाता है कि प्रांतपति को सिक्के जारी करने का भी अधिकार था। सिक्के जारी करने का मतलब कोई भी सिक्के जारी कर दे, कभी भी कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब सिक्के जारी कर सकता था। और भूमि को दान में भी देने का अधिकार जो है इसको प्राप्त था। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रांतपति को सिक्के जारी करने का अधिकार प्राप्त था तथा इसे भूमि दान करने का भी अधिकार प्राप्त था। तो ये दोनों बात काफ़ी आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में, यूपीएससी, सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जाम या पीएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन व्यवस्था में जो प्रांत होते थे उनके जो हेड प्रांतपति होते थे उनको कौन सा अधिकार प्राप्त था, यानी इन दोनों अधिकार के बारे में, सिक्के जारी करने का अधिकार और दान देने का अधिकार। तो ये सब बात आप लोग मेंस वगैरह में जो है
वो कभी कभी बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो उसमें अगर आप ऐसे करते हैं तो बहुत बेनिफिट आपके लिए हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात हुई प्रांत के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सामाजिक स्थिति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जो छोटे से बारे में 2-3 लाइन जो है यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है समाज जो था वो विभाजित नहीं था। समाज जो था दोस्तों वो वर्ण के रूप में विभाजित नहीं था। जैसे 4 वर्ण के रूप में बहुत सारे समाज जो थे वो विभाजित थे, यहाँ पर कोई वर्ण जो रूप में विभाजित नहीं हुआ था। ब्राह्मण जो थे दोस्तों वो प्रशासनिक कार्य को देखने का कार्य करते थे। प्रशासनिक कार्य को देखने का कार्य कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे। और दस्तकारों को दोस्तों वीर पांचाल कहा जाता था। ये याद रखिएगा, वीर पांचाल कहा जाता था। और यहाँ पर जो थे दोस्तों अगर बात करें तो गुलामों का जो है गुलाम यहाँ भी जो है दोस्तों वो पाए जाते थे। विजयनगर साम्राज्य में भी गुलामों का एकदम बहुत बड़ा जो है वो मार्केट टाइप का था, और गुलामों का यहाँ पर भी जो है वो किया जाता था। तो गुलाम के बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। गुलाम जो है यहाँ पर मौजूद थे, और गुलामों से बहुत सारे कार्य वगैरह जो करवाए जाते थे वो तो कराए जाते थे, उसके बारे में तो बात करते हैं। और यहाँ पर बताएं दस्तकारों को वीर पांचाल कहा जाता था। स्थापत्य कला के बारे में अगर बात करें, स्थापत्य कला आर्किटेक्चर के बारे में अगर बात करें कि कौन कौन सी चीज़ों को बनाया गया था इनके द्वारा, तो सबसे पहले स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण का जो द्रविड़ शैली है दोस्तों उसका विकास यहीं पर किया गया था। विजयनगर साम्राज्य में द्रविड़ शैली का विकास जो है वो किया गया था स्थापत्य कला के रूप में। और ये मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली का विकास है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। द्रविड़ शैली, इसके बारे में एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। मंदिर निर्माण की जितनी भी शैलियाँ होती हैं दोस्तों, सभी शैलियों के बारे में एक अलग से टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आप उस टॉपिक्स को देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, उस पर एक फ्रेश वीडियो बनाकर आपके लिए लाया जाएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी रहेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो सभी शैली के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं स्थापत्य कला के बारे में, और कौन कौन से मंदिर वगैरह का निर्माण किया जाता है विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा, तो उसके बारे में आगे हम लोग अभी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सेशन को छोड़कर मत जाइएगा, कंप्लीट देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर स्थापत्य कला के तौर पर मंदिर और स्तंभ पर क्या किया जाता था? अलंकरण का कार्य जो है वो किया जाता था। जैसे मान के चलिए कि ये मंदिर अगर बनाया गया तो मंदिर पर जो वो डिज़ाइन वगैरह जो ऊपर में दिया जाता था उसी को अलंकरण कहा जाता है। या फिर कोई स्तंभ वगैरह बनाया जाता था तो इस साइड वाले जगहों पर अलंकरण वगैरह किया जाता था, तो उसी को अलंकरण कहा जाता था। तो ये भी कार्य जो है विजयनगर साम्राज्य में किया जाता था स्थापत्य कला के तौर पर। मंदिर और देवराय सेकंड के द्वारा हजारा स्वामी का मंदिर जो है वो बनवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है। और कृष्ण देवराय के समय काल में विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। 2 मंदिर महत्वपूर्ण है, हजारा स्वामी मंदिर और विठल स्वामी मंदिर। आपको कहीं पर मिलेगा हजारा स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, दोनों कृष्ण देवराय द्वारा जो है बनवाया जाता है। तो दोस्तों ये थी बात स्थापत्य कला में। अब आगे बात करें तो यहाँ पर जो थी वो 2 व्यवस्थाएं लागू थी। विजयनगर साम्राज्य में 2 व्यवस्थाएं लागू थी दोस्तों, जिसमें आपका एक आता है आयगार व्यवस्था, दूसरा आता है नायकर व्यवस्था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आयगार व्यवस्था, दूसरा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नायकर व्यवस्था। दोनों के बारे में बारी बारी करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आगे हम लोग बात करेंगे आयगार व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले आयगार व्यवस्था को देखने के प्रयास करेंगे। तो ये आयगार व्यवस्था जो होती थी वो गांव स्तर की व्यवस्था थी। आयगर व्यवस्था जो थी वो गांव स्तर की व्यवस्था थी, और इसमें क्या होता था कि प्रशासन के लिए, और एक और बात है यहाँ पर 2 बातों के लिए बताया जाता है, न्याय के लिए व प्रशासन के लिए। न्याय व प्रशासन के लिए यहाँ पर 12 व्यक्तियों को शामिल किया जाता था। 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था न्याय व प्रशासन के लिए। न्याय व प्रशासन दोनों चीज़ के लिए। अगर मान लीजिए न्याय दिलाना है तो 12 व्यक्ति आएंगे, उसको कंप्लीट कराएंगे, न्याय दिलाएंगे। प्रशासन में भी वैसे ही काम होता था, 12 व्यक्ति। तो 12 व्यक्तियों को जो नियुक्त किया जाता था दोस्तों, उन्हीं 12 व्यक्तियों को जो है आयगार कहा जाता था।
आयगार जो है इन्हीं 12 व्यक्तियों को आयगार कहा जाता था। तो इसको समझिएगा। तो न्याय व प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था और इन्हीं को आयगार कहा जाता था। और ये पद जो था आयगार का वो वंशानुगत था, यानी अगर एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, तो ये अगर रिटायर हो गया तो इसका पुत्र जो आएगा उसको नया आयगार बनाया जाएगा। तो 12 व्यक्ति थे यानी 12 आयगार हुए। तो इस बात को समझिएगा, ये पद जो था वो वंशानुगत था। दूसरा यहाँ पर व्यवस्था आता है नायकर व्यवस्था। इस व्यवस्था में सेना नायक होते थे। जितना भी सेना में काम करते थे उन सभी सेना नायकों जो थे उनका काम होता था सेवा देना, और सेवा के एवज में इनको काम मिलता था, भूमि दिया जाता था। भूमि से ही इनकी रोजी रोटी जो है वो चलती थी, और इनको जो है वेतन नहीं दे करके भूमि दे दिया जाता था। और सेनापति या सेना नायक को जो है उसको अमर नायक बोला जाता था। अमर नायक सेना या सेनापति को बोला जाता था, और जो भूमि इनको प्रदान किया जाता था उसको अमरम कहा जाता था। तो ये बात कुल मिलाकर जो है विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, अभी तक मैंने आपको जो चीज़ बताया वो विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में था। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप दोस्तों इसके बाद बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ना चाहते हैं, बहमनी साम्राज्य के बारे में जानकारी जो है वो पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। इस पर एक नया सेशन लेकर आएंगे जो आपके लिए लाभकारी होगा, और आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए सेशन लेकर आएंगे। तो आज के सेशन आपको अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तभी इसको लाइक कीजिएगा, अन्यथा इसको डिसलाइक करके चैनल से चले जाइएगा। और अगर सही में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में आपके लिए लेकर आएंगे बहमनी साम्राज्य को। तो बहमनी साम्राज्य को भी देखना मत भूलिएगा। वैसे हमारे इस चैनल पे दोस्तों इंडियन जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक को भी अच्छे से पढ़ाया जाता है। अगर आप एनसीईआरटी 6 to 12 क्लास की बुक पढ़ना चाहते हैं, जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, और फिर अगर बात करें तो इंडियन पॉलिटी, अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहते हैं तो सेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।